स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में गुरुग्राम के सेक्टर 29 में स्थित एक क्लब के बाहर कुछ लड़कों ने हवा में बुलेट्स फायर किए, जिसके बारे में क्लब के मैनेजर का कहना यह था कि ये फायरिंग किसी लड़ाई झगड़े में नहीं बल्कि मौज मस्ती में हुई थी और इस घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में है। आपने देखा हो तो बीते साल इसी तरह के एक वीडियो ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, जिसमें यूपी के हाथरस की एक दुल्हन अपनी शादी में गन से तड़ातड़ बुलेट्स फायर करती देखी जा रही थी। अब भले ही सारे इंसिडेंट लाइसेंस्ड गन से किए गए हों, लेकिन इंडियन आर्म्स एक्ट के मुताबिक इस तरह से आर्म्स फायर करना इलीगल है। यही वजह है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब पुलिस ने दुल्हन और गन ओनर की खोजबीन शुरू की तो वो पुलिस से बचने के लिए भाग खड़े हुए। वहीं अब इस बात को भी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब 2020 में हुए दिल्ली राइट्स में एक शख्स शाहरुख पठान ने फिल्मी अंदाज में पुलिस पर पिस्तौल तान दी थी, जिसके बाद से ही वो जेल की हवा खा रहा है। मगर पुलिस की छानबीन में ये पता चला कि शाहरुख द्वारा इस्तेमाल किया गया वेपन इलीगल था और बिहार के मुंगेर में बना हुआ था। वही मुंगेर जो भारत में इलीगल फायरआर्म्स के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ऐसे ही अगर हम राजस्थान की बात करें तो अभी बीते महीने ही यहाँ की राजधानी जयपुर में राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष यानी कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई और जाहिर है कि इस क्राइम में इस्तेमाल हुए हथियार इलीगल ही थे। दोस्तों, तो इंडियन मूवीज और गानों में गन्स और बुलेट्स का दिखाया जाना आम बात है, फिर चाहे वो KGF हो या फिर एनिमल, दोनों में ही दिखाई गई बड़ी बड़ी गन्स ने खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हम ये पाएंगे कि खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में गन्स को लेकर दीवानगी केवल मूवीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पे भी दिखाई देती है। और अगर हम यूपी और बिहार की बात करें तो यहाँ तो कंधे पर दुनाली लटकाकर या पैंट में पिस्तौल दबाकर अपने घर से बाहर निकलना एक स्टाइल स्टेटमेंट माना जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि नॉर्थ इंडिया में अपना एक अलग ही गन कल्चर पल बढ़ रहा है, जहाँ गन लाइसेंस्ड हो या फिर गैर कानूनी, लेकिन गन होना इम्पोर्टेंट है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर वो क्या कारण है कि नॉर्दर्न इंडिया लॉज को ताक पर रखकर अमेरिका बनने की ओर अग्रसर है। आज के इस वीडियो में हम नॉर्थ इंडिया के इसी गन कल्चर को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक आपके UPSC मेंस, GS पेपर 2 के गवर्नेंस, GS पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी और GS पेपर 4 के एथिक्स पेपर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में विंटर सीजन वेडिंग सीजन बनता जा रहा है और अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो शादियों की इस खुशी के माहौल में अक्सर आपको बारात में नाचते गाते लोगों के बीच गन्स फायर होती दिखाई दे जाती होंगी, जहां आतिशबाजियों और बैंड के धूम धड़ाके के बीच लोग अक्सर सेलिब्रेटरी गन फायर्स या सो कॉल्ड हर्ष फायरिंग करते दिखाई देते हैं। दोस्तों, वेडिंग छोड़िए आपको नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और MP में अक्सर ऐसे ही सेलिब्रेटरी गन फायर्स फ्यूनरल्स और बर्थडेज तक पर देखने को मिल जाएंगे, जहां सेलिब्रेशंस के नाम पर होने वाली इन बुलेट फायरिंग्स में अक्सर लोगों की जान तक चली जाती है। अब देखिए, यहाँ पर हम मिर्जापुर के मुन्ना भैया के फिक्शनल कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे, बल्कि न्यूज रिपोर्ट से बताती हैं कि हर साल की तरह इस साल के सेलिब्रेटरी फायर में नॉर्थ इंडिया में सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जहां इन फायरिंग्स में कभी शादी में आए मेहमान तो कभी घरों में काम करने के लिए आए कुक्स और वेटर्स इन एमलेस बुलेट्स का निशाना बन जाते हैं। यहाँ तक कि कई घटनाओं में ऐसा देखा गया कि अपनी शादी के लिए तैयार दूल्हा दुल्हन ही हर्ष फायरिंग का शिकार हो जाते हैं। मगर ये फायरिंग केवल वेडिंग तक ही सीमित नहीं है। साल 2022 में हर्ष फायरिंग का एक ऐसा ही केस MP के इंदौर में हुए गरबा महोत्सव में भी देखने को मिला था, जहां इस तरह की हर्ष फायरिंग में 11 साल की बच्ची की जान चली गई थी। फिर भी ये गैर कानूनी शौक लॉज और रेगुलेशंस के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आप इस मुद्दे पर गौर से नजर डालें तो ये चुनिंदा इंसिडेंट्स नहीं है, बल्कि न्यूज़पेपर में रोज ही देश के किसी न किसी कोने में कानूनी गैर कानूनी आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स के इस्तेमाल से जुड़े अपराध रिपोर्ट किए जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के मुताबिक साल 2016 से साल 2020 के बीच भारत में हर साल प्रति 1 लाख जनसंख्या पर लगभग 4.8 आर्म्स और एक्सप्लोसिव से रिलेटेड क्राइम्स रिपोर्ट किए गए, जहां मध्य प्रदेश में आंकड़ा सबसे ज्यादा 14.1 रहा। आप देखेंगे तो इस डेटा से ये भी बात सामने आती है कि भारत में गन या आर्म्स को ओन करना काफी आम है। दोस्तों, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लेटेस्ट अवेलेबल डेटा पर गौर करें तो 31 दिसंबर 2016 की स्थिति में भारत में 33.6 लाख से ज्यादा एक्टिव गन लाइसेंस थे, जिनमें से 13 लाख अकेले यूपी में हैं। फिर इसके बाद मिलिटेंसी हिट जम्मू एंड कश्मीर का नंबर आता है, जहां संख्या 3.4 लाख है। हालांकि नॉर्थ इंडिया में रजिस्टर्ड गन लाइसेंसेस का ज्यादा होने का रीजन ये भी है कि इस रीजन के बहुत से लोग आर्मी और आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में हैं, जो रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जहां वो बताते हैं कि अगर आपके पास खुद का लाइसेंस हो तो नौकरी आपको आसानी से मिल जाती है और खुद की बंदूक होने पर सैलरी भी ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी ऐसे लाइसेंसेज और रिस्पॉन्सिबल गन ओनर का प्रोपोर्शन काफी कम है। देखा जाए तो कुछ बुद्धिजीवी इस बढ़ते गन कल्चर को भड़कीले गानों और क्राइम बेस्ड मूवीज से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि इस क्रेज के लिए सिर्फ इनको जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा।
और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत कहीं और से हुई थी और आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, पटना के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज में साइकोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर BN प्रसाद ने द हिंदू को दिए अपने इंटरव्यू में बताया कि नॉर्थ इंडिया की पैट्रियार्कल सोसाइटी में गन्स का शो ऑफ करना या मौकों पर शॉट्स फायर करना मर्दानगी की निशानी मानी जाती है, जो एक तरह की फ्यूडलिस्टिक प्रैक्टिस है, जो सो कॉल्ड माचो मैन की इमेज का ग्लोरिफिकेशन है। जहाँ वो बताते हैं कि नॉर्थ इंडिया में गन कल्चर की शुरुआत कहीं न कहीं कास्ट बेस्ड डोमिनेंस को स्टैब्लिश करने की मंशा के साथ शुरू हुई थी, जहाँ इनिशियली लैंड ओनिंग कास्ट जैसे कि यूपी के ठाकुर, बिहार के भूमिहार, राजस्थान के राजपूत और हरियाणा के जाट्स इत्यादि ने सोशल और कास्ट बेस्ड पावर डायनेमिक्स एस्टेब्लिश करने के लिए बंदूकों का सहारा लिया था, लेकिन धीरे धीरे गन कल्चर सोसाइटी के सभी सेक्शंस में फैलता चला गया। दोस्तों, अगर नॉर्थ इंडिया के लेट 1970s से 1990s तक के हालिया इतिहास को देखें तो हम ये पाएंगे कि भारत में गन कल्चर को बढ़ावा देने के पीछे कहीं न कहीं सोशियो पॉलिटिकल कारण भी रहे हैं। फिर चाहे वो पंजाब का खालिस्तानी आतंकवाद रहा हो, या चंबल रीजन का कुख्यात डकैत कल्चर, या फिर यूपी एंड बिहार में रेलवे एंड कोल सेक्टर के लाइसेंस के पीछे होने वाले गैंग वॉर्स। दोस्तों, इन सभी ने रीजन में गन्स के यूज को बेहद ट्रिवियल बना दिया, जहाँ गन रखना कभी सेल्फ डिफेंस की जरूरत तो कभी शान और रुतबे का प्रतीक माना जाने लगा। अगर आप गौर करें तो ये वही टाइम था जब उत्तर भारतीय राजनीति में बाहुबली राजनेताओं का उदय हो रहा था। वही बाहुबली नेता जो सी बंदूक की नोक पर अपनी पहचान बनाकर राजनेता बन बैठे थे। देखा जाए तो इन्हीं सब कारणों के चलते कहीं न कहीं ऐसे माहौल में अपने और अपने परिवार की सेफ्टी की जरूरत या समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने की भूख ने खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में गन कल्चर की शुरुआत की। हालांकि ऐसा नहीं कुछ टाइम इसको रोकने के लिए भारत में कोई रेगुलेशंस या फिर लॉज नहीं थे, लेकिन चूंकि इसमें पॉलिटिक्स और क्रिमिनल्स का एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस शामिल था, जो इन लॉज के होने के बावजूद भी गन्स के इस बढ़ते यूज को रेगुलेट करने की दिशा में इन लॉज का ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया गया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मनी पावर के साथ ही साथ गन एंड मसल पावर का इस्तेमाल भी राजनीति में बढ़ने लगा था, और इसी के चलते पुलिस और दूसरी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज के भी हाथ अपने निहित स्वार्थों के लिए बांध दिए गए, जिसे आगे जाकर मूवीज और सॉन्ग्स ने और बढ़ावा दिया, जिसके चलते आजकल के यंगस्टर्स में भी गन रखने को लेकर एक अलग क्रेज देखा जा सकता है। मगर अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या भारत में इस तरह के बढ़ते गन कल्चर को रोकने के लिए कोई लॉ नहीं है? ऐसे में आइए आपको भारत के आर्म्स एक्ट से भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में हुए 1857 के रिवोल्ट के पहले आर्म्स कंट्रोल के लिए कोई खास ध्यान देने की जरूरत नहीं महसूस की थी। वैसे तो उन्होंने इसके लिए कुछ लॉज जरूर बनाए थे, लेकिन वो सभी सिर्फ रीजनल लेवल तक ही सीमित थे। लेकिन जब 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हिलाकर रख दी, उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर को पहली बार ये रियलाइज हुआ कि फ्यूचर में इस तरह के आर्म्ड रेबेलियन को रोकने के लिए मजबूत आर्म्स कंट्रोलिंग एक्ट बनाए जाने चाहिए। और इसी के फलस्वरूप अंग्रेजों ने लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 में इंडियन आर्म्स एक्ट इन्फोर्स किया गया। दोस्तों, इसके मुताबिक किसी भी भारतीय द्वारा आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग करने, बेचने, खरीदने या उन्हें कैरी करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगर कोई इंडियन आर्म्स कैरी करना चाहता है तो उसे इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन और लाइसेंस लेने की जरूरत थी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि लाइसेंस भी उसे तभी इश्यू किया जाता था जब वो अथॉरिटी को इस बात के लिए कन्विंस कर सके कि वो ब्रिटिश क्राउन के लिए लॉयल है और उसे आर्म्स दिए जाने से ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं हो सकता। हालांकि कानून ब्रिटिश इंडिविजुअल्स पे लागू नहीं होता था। यही वजह है कि उस टाइम के नेशनलिस्ट लीडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस कानून के लिए कहा था कि ये एक रेशियल इंफीरियरिटी का प्रतीक है जो रेसिस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इंडियंस पर इम्पोज किया गया था। यहाँ तक कि 1918 में इसी एक्ट के संदर्भ में महात्मा गांधी जी का कहना था कि भारत में ब्रिटिश रूल के कई मिसडीड्स में से एक पूरे देश को हथियारों से वंचित रखने वाले इस एक्ट को इतिहास के सबसे ब्लैकेस्ट एक्ट के रूप में देखा जाएगा। लेकिन देश को आजादी मिलने के बाद इस कानून को हटाकर भारत सरकार इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 लेकर आई, जो 1 अक्टूबर 1962 से लागू हुआ। देखा जाए तो इस एक्ट ने भारत में गन्स के ओनरशिप के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया
और उसके पोजीशन को रेगुलेट करने और इलीगल फायरआर्म्स को रोकने के लिए कई नियम बनाए गए, जैसे कि इसके द्वारा फायरआर्म्स की लाइसेंस की कंडीशंस को और अधिक सख्त कर दिया गया। साथ ही 21 साल से कम उम्र वालों के लिए गन्स को रखना इलीगल करार दिया गया और इसी तरीके से क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर्स को भी लाइसेंस दिए जाने पर रोक लगा दी गई। साथ ही साथ प्रोफेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स पर्संस को छोड़कर बाकी सभी के लिए एक टाइम पर 3 से अधिक लाइसेंस्ड हथियारों को ओन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ तक कि एमुनिशंस के सेल एंड रिलीज को भी इस एक्ट के द्वारा रेगुलेट किया जाने लगा और इस प्रोसेस को पूरे तरीके से सेंट्रलाइज कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के नियम को तोड़ने पर भारी जुर्माने के अलावा उम्र कैद तक की सजा देने का प्रावधान किया गया। देखा जाए तो बदलते समय के साथ इस एक्ट को रेलेवेंट बनाए रखने और फायर आर्म्स का गलत इस्तेमाल रोकने में और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए इस एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को साल 2016 और साल 2019 में अमेंड करके और सख्त बनाया गया। और इसी का परिणाम है कि इंडिया आज वर्ल्ड की कुछ उन कंट्रीज में से एक है जहां आर्म्स कंट्रोल एंड रेगुलेशंस के रूल सबसे सख्त हैं। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि इन सख्त नियमों के बाद भी आखिर भारत में गन कल्चर कैसे फल फूल रहा है। आइए अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, साल 2019 में छपी ग्लोबल मोर्टेलिटी फ्रॉम फायर आर्म्स रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में इंडिया वर्ल्ड में गन रिलेटेड होमिसाइड्स में 3rd नंबर पे था। और उससे भी अधिक चौंकाने वाला फैक्ट ये कि इनमें से 90% केसेस में इलीगल या फिर अनलाइसेंस्ड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों, ऐसा हो भी क्यों ना, साल 2020 का एनसीआरबी का डेटा बताता है कि साल 2018 में पुलिस ने आर्म्स से रिलेटेड क्राइम्स में देश भर में 74,477 वेपन्स सीज किए थे, जिनमें से केवल 3,742 वेपन्स ही लाइसेंस थे, जबकि बाकी सभी इलीगल थे। सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड डेटा के मुताबिक यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इलीगल आर्म्स के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जहां अकेले हरियाणा में ही 2013 से लेकर 2022 के बीच इलीगल आर्म्स एंड अनलाइसेंस्ड वेपन से रिलेटेड 34,000 केसेस रजिस्टर किए गए। देखा जाए तो इन दिनों हरियाणा का गुरुग्राम इलीगल आर्म्स के एक बड़े मार्केट के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है, जबकि यूपी में आंकड़ा बीते कुछ सालों से हर साल 25,000 केसेस का मार्क क्रॉस कर रहा है, जहां 2022 में अकेले यूपी में ही 25,600 इलीगल वेपन्स के केसेस रिपोर्ट हुए थे। यूपी में बढ़ते इलीगल गन्स को देखकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। दोस्तों, एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक देश में सबसे अधिक इलीगल वेपन्स यूपी में ही हैं और इसी तरह राजस्थान में भी 2020 से 2023 के बीच इलीगल या अनलाइसेंस्ड फायरआर्म्स के 6,000 से अधिक केसेस रजिस्टर किए गए। दूसरी ओर बिहार में तो 2017 से 2022 के बीच स्टेट गवर्नमेंट ने तो अकेले मुंगेर जिले में 91 से ज्यादा इलीगल फायरआर्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डिस्ट्रॉय की थी, जहां पिस्तौल से लेकर AK-47 तक सब इलीगली मैन्युफैक्चर किया जाता था। दोस्तों, इसी तरीके से 2023 में ही बिहार पुलिस ने एक बार फिर मुंगेर में 7 इलीगल गन फैक्ट्रीज ढूंढ निकाली। वहीं एमपी के सिकलीगढ़ समुदाय के लोग भी इलीगल आर्म्स और एमुनिशंस को बनाने के लिए जाने जाते हैं। न्यूज रिपोर्ट से बताती है कि देश में होने वाले सबसे अधिक हर्ष फायरिंग के केसेस या आम गैंग वॉर्स में कंट्री मेड इलीगल गन्स यूज की जाती हैं, जिन्हें कॉमनली कट्टा कहा जाता है। और इन इलीगल कट्टों के लिए ना तो किसी लाइसेंस की जरूरत होती है और ना ही इनका कोई ऑफिशियल पेपर वर्क होता है। ऐसे में किसी भी घटना के दौरान पुलिस द्वारा इन्हें ओनर से एसोसिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इकट्ठे 2 से 3 हजार रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, जबकि खासतौर पर वेडिंग सीजन्स में हाई डिमांड्स के बीच इनकी कीमत 5 से 10 हजार तक पहुंच जाती है। ऐसे में इन आंकड़ों को देखकर ये समझना मुश्किल नहीं है कि जैसे जैसे भारत सरकार ने अपने नियम और अधिक सख्त किए हैं, इलीगल एंड अनलाइसेंस्ड आर्म्स के ट्रेड्स में उतनी ही बढ़ोतरी होती चली गई है। आज देश के कई हिस्से इस ट्रेड्स के लिए वेल नोन हब्स बन गए हैं, जैसे बिहार का मुंगेर, यूपी के मेरठ और बुलंदशहर और एमपी का खरगांव अपने इलीगल वेपन इंडस्ट्रीज के लिए कुख्यात है। साथ ही साथ इंडिया के बॉर्डर से सटे पाकिस्तान के पंजाब स्टेट का डेरा गाजी खान अपने इलीगल बट एडवांस्ड ऑटोमेटिक आर्म्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश विदेश में जाना जाता है, जहां से वेपन्स भारत में भी स्मगल किए जाते हैं। दोस्तों, 2018 में हुई स्मॉल आर्म्स सर्वे में बात सामने आएगी। भारत में 7 करोड़ सिविलियंस के पास स्मॉल सिविलियन ग्रेड आर्म्स हैं, जो यूएसए के बाद 2nd नंबर पर है। अब ये आंकड़ा इसलिए आश्चर्यजनक है क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि होम मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत में तकरीबन 34 लाख ऑफिशियल आर्म्स लाइसेंसेस हैं, जिससे बात साफ होती है कि भारत में अनलाइसेंस्ड वेपन्स की संख्या ऑफिशियली सैंक्शन्ड फायर आर्म्स की तुलना में कई गुना ज्यादा है। देखिए, वेपन्स की ये ईज अवेलेबिलिटी बढ़ते क्राइम और लॉलेसनेस का एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। हम इसका सीधा एग्जाम्पल अमेरिका के रूप में देख सकते हैं, जहां गन कल्चर बहुत ही स्ट्रांग और हिस्टोरिक है। यहाँ हर साल शूटआउट्स में लगभग 50,000 डेथ होती हैं, जिनमें 12,000 मर्डर्स भी शामिल हैं। देखा जाए तो अमेरिका में हुई रिसर्च ये भी दर्शाती है कि सेल्फ डिफेंस के लिए खरीदी गई गन्स का इस्तेमाल सेल्फ डिफेंसेस के केसेस से अधिक फैमिली मेंबर्स के मर्डर्स या फिर एक्सीडेंटल डेथ्स में हुआ है। लेकिन वहीं इसके उलट अगर हम जापान और यूनाइटेड किंगडम को देखें तो वहाँ के गन रेगुलेटिंग लॉज दुनिया में सबसे अधिक सख्त माने जाते हैं। ये देश कुछ खास परिस्थितियों में ही गन्स को ओन करने का लाइसेंस देते हैं और इन ओनर्स को भी
अपने हथियार वेपन रिजर्व्स में जमा करके रखने होते हैं और इसी का रिजल्ट यहाँ के क्राइम स्टेटस पर साफ दिखाई पड़ता है, जहां गन या एक्सप्लोसिव रिलेटेड क्राइम्स ना के बराबर हैं। हालांकि इंडिया में भी लाइसेंस दिए जाने के नियम काफी सख्त हैं। साथ ही देश में इलीगल आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए लॉज भी इफेक्टिव हैं। लेकिन इंडिया में लॉज का इम्प्लीमेंटेशन काफी ज्यादा वीक है। ऐसे में सबसे पहले तो भारत को इलीगल गन्स के मैन्युफैक्चरिंग और इजिली अवेलेबिलिटी पर अंकुश लगाने की जरूरत है। देखिए, तभी जाकर इनसे होने वाले क्राइम्स पर रोक लगाई जा सकेगी। लेकिन दोस्तों, किसी भी अन्य अपराध की तरह ये अपराध भी तभी रुकेंगे जब हम अपनी सोच में बदलाव लाएंगे। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि गन कल्चर के लिए अकेले मूवीज और सॉन्ग्स में बढ़ता ग्लोरिफिकेशन ही जिम्मेदार नहीं है, पर हाँ वो भी एक कारक तो है ही जो माफिया कल्चर और गन्स के इस्तेमाल का कहीं न कहीं महिमा मंडन करता है। ऐसे में हमें जिम्मेदार बनने की जरूरत है। मनोरंजन के इन साधनों को उसी के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है, न कि प्रेरणा लेने की। और दोस्तों, ये तभी होगा जब हम ये समझ पाएंगे कि फिल्म के उस सीन की बंदूक से निकली गोली का असर कितना विभत्स होता है। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें। और यह है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।